अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान, और आज के प्रोग्राम में एक बड़े सहाफ़ी हमारे ख़ास मेहमान, वो सियासत और ख़बरों का एक इंसाइक्लोपीडिया हैं और जिनके साथ बड़े बड़े लोग एक दिन भी गुजारना चाहते हैं। जी हाँ, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। जनाब सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। बड़ी ख़बर गर्म है कि इलेक्शंस में शायद ताख़ीर हो, और आपने तो कॉलम में भी ये लिख दिया है, और इसकी वजह कोई कमज़ोर मईशत नहीं है बल्कि बेहतर मईशत आप बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इसकी कुछ वजाहत करेंगे कि क्या वजह वाकई ये जवाज़ हो सकता है, और क्या इसका सारा खेल कोई क्रेडिट लेने का है और सियासतदानों को या किसी सियासी हुकूमत को ये क्रेडिट ना देने का है? क्या वजह हो सकती है जो आप भी लिख रहे हैं? देखिए, मैंने मतीउल्लाह जान साहब उसको एक अफवाह के तौर पे लिखा है, और मैंने बहुत ऊपर के हलकों में ये बात डिस्कस होते सुनी, इसलिए मैंने उसको अफवाह के तौर पे लिखा है, एक ख़बर के तौर पे नहीं दिया। दूसरा, जो मैंने उसकी मुमकिना रीज़न्स दी हैं, उसमें एक रीज़न तो यही दी है कि जो पैसे आ रहे हैं तो उस लिए वो थोड़ी बेफिक्री हो रही है कि जो पॉलिटिकल सेटअप लाने की जल्दी थी उससे वो फ़िक्र ख़त्म हो गई। और दूसरा, इलेक्शन के हवाले से ये फ़िक्र अभी तक बरकरार है कि कहीं उस दिन 8 फरवरी है, पीटीआई बहुत बड़ी तादाद में ना निकल आए और उसका कोई जो है वो बंदोबस्त ना हो सके। तो शायद ये दो बड़ी वजूहात हैं। और जो रुकावटें हैं वो भी मैंने लिखी हैं कि अदलिया के हवाले से बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि अदलिया इस बारे में बड़ी मुसम्मम नज़र आती है। उन्होंने इसका हुक्म भी दिया, 8 फरवरी की डेट भी उनकी वजह से मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया, सदर ने अनाउंस किया। अब उनको ये किस तरह से डील किया जाएगा, अभी मेरा ख्याल है इसका इनके पास हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खैर जो बड़ी दो पीडीएम की सियासी जमातें हैं उनसे इनकी बात हो चुकी है। वो इस बात पे तैयार हैं कि थोड़ी देर के लिए, अगर चंद महीनों के लिए अगर इलेक्शन पोस्टपोन भी हो जाए तो उनको काबिल कबूल होगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय में ऐसा करना आइन के ख़िलाफ़ होगा, सियासत के ख़िलाफ़ होगा, जमहूरियत के ख़िलाफ़ होगा। सुहेल वड़ाइच साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये जो स्टॉक मार्केट में भी एक खिड़की तोड़ हफ्ता हमने देखा, आज तो 60,730 पॉइंट की जो 60,000 की नफसियाती हद है वो भी अबूर कर ली स्टॉक मार्केट ने, तो क्या ये आइनी हदूद भी अबूर हो जाएंगी इस वजह से? देखें ना जी, प्रॉब्लम यह है कि असल तो बात है कि क्या कोई आइन की परवाह करता है या नहीं। अगर आइन की परवाह ना की जाए तो फिर तो आइनी हदूद क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन होना तो यही चाहिए ना कि आइन हमें सबको अपने अपने किरदार में महदूद करता है, तभी सोसाइटी चलती है, तभी जमहूरियत चलती है। तो अपने अपने आइन ही सबसे बड़ा है, आइन की माननी चाहिए। हम तो इसी बात के कायल हैं। लेकिन जाहिर है जहाँ ताकत होती है, जहाँ खुशहाली आ जाती है, जहाँ बाजवा डॉक्ट्राइन होती है, आइन और कानून, जहाँ बाजवा डॉक्ट्राइन आ जाती है, वहाँ फिर अपनी मर्जी चलती है। मगर मैंने आपसे जानना की कोशिश की कि जो स्टॉक मार्केट का जो नफसियाती हद अबूर हुई है, ये स्टॉक मार्केट की पॉलिटिक्स क्या है? क्या इसको मसनूई तौर पे भी ऊपर लाया जा सकता है? और क्या ये शायद जो इस वक्त एक रुझान चल रहा है, क्या ये एक नेचुरल मार्केट फोर्सेस की बुनियाद पे ये स्टॉक मार्केट अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, या आप समझते हैं कि इसके पीछे भी कोई कुव्वत है? मैं तो इतना ज़्यादा नहीं स्टॉक मार्केट को और फाइनेंसेस को समझता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है उसमें बेहतरी तो आई है। फाइनेंशियल सिचुएशन में बेहतरी आई है, डॉलर थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ रेट्स भी बेहतर हुए हैं। तो ये तो चीज़ आई है, इसी का तो फ़ायदा उठा के ये किया जा रहा है कि जो इलेक्शन है उनको आगे ले जाया जाए। तो ये स्टॉक मार्केट में जो बेहतरी है, ये सियासी गैर यकीनी ख़त्म होने की वजह से बुनियादी तौर पे कहा जाता है होती है। तो अगर इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो ये स्टॉक मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए, या फिर भी कुछ लोग इसको ऊपर ही रखेंगे? देखिए, हमारे जो बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ
जो बिजनेसमैन है वो बड़ा ही गैर सियासी है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करता है कि इस्तेकाम होना चाहिए। उन्हें हमने देखा अक्सर जब भी आर्मी चीफ की बिजनेसमैनों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि जी चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे जमहूरियत हो, बस इस्तेकाम होना चाहिए। तो उनका हमारी जमहूरियत पर जो ईमान है वो इतना पुख्ता नहीं है जितना कि हम लोग जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। बिजनेस क्लास इस्तेकाम पे ज़्यादा यकीन रखती है। अच्छा वरायत साहब, अगर आपकी इसी बात को लेके आगे चलें, इन्हीं खदशात को लेके आगे चलें, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का भी जो सज़ा के ख़त्म होने का फ़ैसला है वो भी कोई जल्दी होता नज़र नहीं आ रहा, और शायद वो भी मगर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, हालांकि पहले कहा जा रहा था कि पहले हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे, तो अब वो दूसरे हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल भी आने का इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान कर दी है। तो इससे भी कुछ इन अफवाहों को जो है ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, देखें, सबसे बड़ी रुकावट तो मैं समझता हूँ कि अदलिया ही है। हमें अदलिया से पूरी तवक्को है कि अदलिया ये नहीं होने देगी, और अदलिया रुकावट बनेगी। जिस तरह से अदलिया ने पहले ये कहा है अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट में कि ये 90 दिन से जो लेट हुए हैं वो भी गलत हैं, और उन्होंने तो कहा नवंबर में होने चाहिए थे, फिर ये 8 फरवरी को हो रहे हैं। और फिर जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर को कहा कि आप मुशावरत करके एक हतमी डेट दें, और फिर जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अब कोई इलेक्शन के बारे में स्वाय घर के बात ना करे, तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ से तो बड़ा वाज़े मुसम्मम इरादा है कि अब उनको कैसे इससे कायल किया जाएगा या कैसे हटाया जाएगा, मेरी तो समझ में नहीं आता। ये वाकई कोई मंतक नहीं इसमें नज़र आ रही कि अगर सियासी सूरत हाल बेहतर हो रही है, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो फिर इस तरह की बातें भी आखिर क्यों करनी चाहिए? तो आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है? क्या उनकी सज़ाएँ बर वक्त ख़त्म हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई मुझे रुकावट नहीं नज़र आती। देखें, प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त की हमारी मुक़्तदरा है उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं है। जब तहरीक इंसाफ से लड़ाई है तो ज़ाहिर है उनकी पोटेंट राइवलरी जो है या राइवल है पंजाब में वो नवाज़ शरीफ साहब थे, तो नेचुरल चॉइस थी कि नवाज़ शरीफ साहब से सुलह की जाए, और PTI को अगर काउंटर करना है तो नवाज़ शरीफ को लाया जाए। और दूसरा यह है कि नवाज़ शरीफ का बहरहाल एक माजी का एक रिकॉर्ड है। एक तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इस वक्त पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, 3 दफ़ा प्राइम में हैं, इंडिया से अच्छे उनके मामलात हैं, दुनिया उनको जानती है, खलीजी ममालिक से अच्छे मामलात हैं। फिर उन्होंने इकनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने मोटरवेज़ बनाई हैं, उन्होंने लोड शेडिंग पे काबू पाया है, तो कुछ क्रेडिट्स तो उनके हैं। तो ये क्रेडिट भी ज़ाहिर है ज़रूर मद्देनज़र होंगे इस्टेब्लिशमेंट के। वरायत साहब, इस्टेब्लिशमेंट का तो नवाज शरीफ पे एतमाद बढ़ता जा रहा है, मगर आपकी भी तवक्कुआत जो है नवाज शरीफ साहब पे बज़रिया इरफान सदीकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, और अभी हाल ही में जो आपने कुछ गिले शिकवे किए हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं बड़े दिल का मुजाहरा करें और बतौर एक बड़े लीडर जो हैं वो अपने इमरान खान से इख्तलाफात को बाला ताक रख दें। तो इतने इलेक्शन से पहले इतने बड़े हरीफ जो हैं जिन्होंने ज़ाती तौर पे भी बड़े ज़ख्म लगाए, सिर्फ एक दूसरे पर नहीं एक दूसरे के ख़ानदानों पर भी, तो क्या ये मुमकिन है और क्या ये हकीकत पसंदाना तवक्को है आपकी तरफ से? देखिए, हम साफ़ी जो हैं हम तो आइडियलिज़म की दुनिया में भी रहते हैं ना। हमने हक़ाइक़ की दुनिया का भी हमें पता है और हमें आइडियलिज़म का भी पता है। तो हमने तो अपने लीडरों को, सियासतदानों को आइडियलिज़म के मशवरे भी देने हैं। तो मुझे पता है कि हो सकता है कि मेरी बात ना मानी जाए, लेकिन हम तारीख़ को जवाब दें हैं। हमें बात तो सही करनी चाहिए, जो आइडियल बात है, जो कि सही बात है, वो सामने तो रखनी चाहिए। माने या ना माने ये उनकी मर्ज़ी है। मगर सहाफ़ियों को तो ये लिबर्टी होती है ना वरायत साहब के जब मर्ज़ी हो वो हकीकत पसंद बन जाते हैं, जब मर्ज़ी हो वो आइडियलिज़म का प्रचार शुरू कर देते हैं, मगर शायद सियासतदानों के लिए इतनी गुंजाइश नहीं होती। और आपने अपने कॉलम में जो लिखा है कि
फाशिज़म से जमहूरियत बेहतर है, गाली से दुआ बेहतर है, मखासमत से मफामत बेहतर है, इंतकाम लेने से माफ़ करना बेहतर है। ये सब बातें तो अपनी जगह, मगर इलेक्शन से पहले आप जब ये बात कर रहे हैं तो क्या आप इमरान खान को भी यही मशवरा दे रहे हैं कि वो भी अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करें और नवाज़ शरीफ के साथ बैठ के बात करने का ऐलान करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये बोझ सिर्फ एक जमात पे क्यों? ये दुरुस्त है आपकी बात। मैं तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो तब भी उनसे यही कहता रहा कि, और जब वो वजारत उज़्मा से हट गए तब भी बार बार उनसे जाके मिलता रहा और कहता रहा कि आप पॉलिटिकल डायलॉग करें, आप मफाहमत करें। और मैं सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब से नहीं कह रहा, मैं इमरान खान साहब से भी कह रहा हूँ कि आप गलत थे जो आपने नवाज़ शरीफ से किया। इस तरह से सियासत और जमहूरियत चल नहीं सकती दुश्मनी से। जमहूरियत के अंदर एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है, यही मेरा ख्याल है। और मेरा ये ख्याल ज़्यादा तवक्कुआत मेरी नवाज़ शरीफ से इसलिए हैं कि वो ज़्यादा तजर्बाकार हैं, उन्होंने ज़्यादा ज़ख़म खाए हैं, बार बार इक़्तिदार से निकले हैं। इमरान खान तो एक दफ़ा ठोकर खाई है, गलतियाँ की हैं। तो इमरान खान को सबसे पहले समझना चाहिए जो आप ठोकर खा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को, नवाज़ शरीफ को बड़ा दिल करना चाहिए। तो ये तवक्को कोई इतनी मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं है। यही अल्टीमेटली मुल्क के मसाइल का हल है। मगर वरायत साहब, एक तरफ तो आप आइडियलिज़म का शिकार हैं, मगर दूसरी तरफ आप रियलिज़म का शिकार करते भी हैं। आपने लिखा एक कॉलम में कि तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं, कबूलियत भी ज़रूरी होती है। तो खान साहब के लिए तो आप कबूलियत का मशवरा दे रहे हैं और नवाज़ शरीफ के लिए आप मकबूलियत का और आइडियलिज़म का। नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि नवाज़ शरीफ भी कबूलियत और मकबूलियत दोनों का कॉम्बिनेशन ही बना के आ रहे हैं। और ख़ान साहब को जब वो वज़ीर आज़म थे और नहीं थे तब भी मैं यही बार बार टीवी पे, ये शायद ये टर्म ही पहली दफ़ा मैंने इस्तेमाल की थी कि मकबूलियत, पाकिस्तान जैसे सिक्योरिटी स्टेट के अंदर जो है सिर्फ मकबूलियत, जो एक आइडियल जमहूरियत होती है उसमें तो सिर्फ मकबूलियत होती है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी स्टेट है यहाँ मकबूलियत और कबूलियत का कॉम्बिनेशन चलता है। और यही मैं अब कह रहा हूँ कि यहाँ मकबूलियत और कबूलियत का कॉम्बिनेशन चलता है। तो आपके ख्याल में अगर नवाज़ शरीफ इमरान खान को माफ़ कर भी दें तो क्या नवाज़ शरीफ की इससे कबूलियत हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। 9 मई के बाद तो कोई शख्स भी इमरान खान के हवाले से अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसकी तो कबूलियत नहीं रहती। देखें जी, अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि हमने ये देखा है कि एक वक्त में ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। बहुत से लोग लीडरशिप को कहते हैं कि जी इसको ख़त्म कर दें इस गलती की वजह से, क्योंकि ये गलती नाकाबिले माफ़ी है। हम ये पहले भी कर चुके हैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी जा रही थी तो मैं उस वक्त स्टूडेंट था। मुझे याद है कि उस वक्त भी ये आवाज़ें उठती थी कि ये नाकाबिले माफ़ी है, इसने कत्ल जैसा जुर्म किया है। लेकिन क्या हम उसको ज़ाती तौर पे तो हमने ख़त्म कर लिया, क्या सियासी तौर पर ख़त्म कर सके? आज तक जो है भुट्टो का वोट जो है वो सिंध में आज भी बरकरार है। 15 साल आपने वहाँ सिंध में उसको हुकूमत दी, 4 दफ़ा आप उनको, 3 दफ़ा वफाक में हुकूमत दे चुके हैं। क्या किसी की मौत का इतना बड़ा तावान व इस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ा ना? तो इसी तरह नवाज़ शरीफ को जितनी बार आपने इक़्तिदार से निकाला फिर लाना पड़ा। तो अगर एक ही टर्म मुकम्मल हो जाती और उसमें परफॉर्म ना कर सकते, जैसे जरदारी साहब और गिलानी साहब ना कर सके, तो सियासत ख़त्म हो गई तो पंजाब में। तो यही बात है कि जब आप अननेचुरल तरीके से किसी को भेजते हैं, किसी को रुखसत करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उससे उसकी सियासत ख़त्म नहीं होती बल्कि सियासत और ज़िंदा हो जाती है। यही हम देख रहे हैं कि इमरान खान को जेल में भेजा हुआ है, उसको फांसी भी लगा देंगे तो क्या उसका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर इसके लिए जब माजी से ये तजर्बात से हम ये सीख चुके हैं तो फिर क्यों वही दोहरा रहे हैं? तो वरायत साहब, आप ये सारी बातें जो हैं ये नवाज शरीफ साहब को सुना रहे हैं या किसी और को? इसका जवाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेते हैं।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे आज के ख़ास मेहमान सोहेल वरायत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार। सोहेल वरायत साहब, वक्फे से पहले आपने जितनी भी बातें की कि माजी में भी बड़े बड़े सियासतदानों को इक़्तिदार से हटाया गया और सियासत से बाहर किया गया, मगर वो लोग आज भी सियासी तौर पे ज़िंदा हैं, तो आप ये सारी बातें जो है अगर नवाज शरीफ साहब को सुना रहे हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं, तो बेचारे इरफान सदीकी साहब का क्या कसूर था? वो तो कोलैटरल डैमेज नहीं हो गए आपके तज्जियों के? नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि देखो, मुक्तदरा तो देखो हमसे कोई वोट तो नहीं लेती ना मुक्तदरा हमारी लीडर है, ना मुक्तदरा हमें जवाबदेह है। सियासी लीडर जो है वो अवाम के वोट भी लेते हैं, वो अवाम को जवाबदेह भी हैं, उनसे अवाम को मुतालबात का हक भी हासिल है। तो मैं तो वो ही अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सियासतदानों से ही मुतालबात किए जाते हैं ना, उन्हें ही बात कही जाती है ना अपने दिल की। सही। तो देखे, मुक्तदरा हमारी बात क्यों सुने? ठीक है, वो तो अपने मेरिट पे आए हैं, अपने मेरिट पे वो सारे काम कर रहे हैं, हमारी तो वो सुनते नहीं है। मेरिट से मुराद, सॉरी, मतलब ये जाहिर है कि वो अपने अदारे से आए हैं ना, और उसमें हमारा तो अमल दखल नहीं है। मतलब उनकी सिलेक्शन एक बड़े मेरिट बेस्ड प्रोसीजर से होती है, तो सियासतदानों की नहीं होती है। मतलब नहीं, मेरा ये नहीं मतलब, मेरा मतलब यह है कि उनसे अवाम का लेना देना तो नहीं है, उनकी तरक्की से, उनकी आगे बढ़ने से, उनके इक़्तिदार में आने से। तो सियासतदानों का तो हमारे से चोली दामन का साथ है ना, हमसे उनकी तवक्कुआत हैं, हमें उनसे, हमारे वो लीडर हैं, वो उनकी जवाबदेही हम कर सकते हैं, उनको उतार सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं। तो हमारा यही रिलेशनशिप है ना उनसे। देखिए, हमारा हाथ भी सियासतदानों के गिरेबान पे होता है और इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी सियासतदानों के गिरेबान पे होता है, मगर आप ख़ुद मानते हैं कि जो कबूलियत वाले लोग हैं वो असल में तो हुक्मरान वो हैं, मगर उनसे हम सवाल भी नहीं करते। तो वरायत साहब, फिर आप ही बता दें, अगर आप नवाज शरीफ साहब की जगह होते तो आप क्या करते? क्योंकि वो सियासतदानों का तो ये हाल है ना कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। तो मियाँ साहब जाएँ तो किधर जाएँ, मंजी कितने डावा वाला मामला है ना। अब 9 मई के ऊपर क्या करें नवाज शरीफ साहब? आपके ख्याल में 9 मई का जो वाक़या है उसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ साहब थे कि उसके ऊपर भी अब उन्होंने ही नया बयानिया देना है कोई? नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि मैं इसको इस तरह से नहीं देखता जिस तरह से आप देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी स्पेस ख़त्म हो गई है, और उसकी स्पेस तभी ठीक हो सकती है अगर इनकी रिकन्सिलेशन होगी। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को ज़ेर करते रहेंगे, कभी एक मुक्तदरा के साथ मिल गया, कभी दूसरा मुक्तदरा के साथ मिल गया, तो उससे मसाइल जो हैं जमहूरियत के, जमहूरी आज़ादियों के, मीडिया की आज़ादी के, वो कभी भी स्पेस नहीं मिल सकेगी। तो अभी यही हो रहा है। पहले इमरान खान मुक्तदरा के साथ मिल गया और उसने वो सारी स्पेस हमारी ख़त्म कर दी, मीडिया की आज़ादियों की, इंसानी हकूक़ की, जमहूरी आज़ादियों की। और अब अगर अब नवाज शरीफ साहब मिलेंगे तो उनको भी उतनी ही स्पेस मिलेगी जितनी इमरान खान को मिली थी। तो लेकिन अगर ये इमरान अपना पैटी पॉलिटिशियन से स्टेट्समैन बन जाएं और एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुसालिहत के दरवाजे खोलें, तो मेरा ख्याल है कि उससे सूरत हाल बदल जाएगी और पॉलिटिकल क्लास जो है उसकी मफाहमत से हमें जमहूरी स्पेस जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। मगर वरायत साहब, ये सब कुछ तो हम आजमा चुके हैं ना, ये सारे आजमूदा नुस्खे हैं। मिसाके जमहूरियत भी तो यही था ना, वो कहते ना तू ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। तो ये तो अगर इमरान खान से भी आजमा लिया तो एक नया कोई आ जाएगा, नया प्रोजेक्ट। तो इसका ये हल है कि बस आपस में मिल जाएं, बैठ जाए, फिर ये प्रोपेगेंडा चलेगा कि ये सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे ये सियासतदान हैं ही ऐसे, फिर क्या करेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ज़्यादा स्पेस तो मिली थी और पहली दफ़ा 2 हुकूमतों ने अपना टेन्योर पूरा किया था, तो चुनाचे उसका जो मकसद था वो तो पूरा हुआ। और वो जैसे तैसे करके पूरा किया था वो भी आपको पता है, वो जिस तरीके से पूरा किया है वो ठीक है, लेकिन फिर भी लेकिन हो गया था ना।
हो गया था ना पूरा। लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अगर पॉलिटिकल क्लास बैठेगी, पहले खुद अपने मसाइल हल करे, फिर उनके साथ भी बैठे और उनको भी ये समझ आनी चाहिए कि अगर मुल्क की मईशत ना चली, जमहूरियत ना चली, तो डिफेंस की पोजीशन भी सुकड़ जाएगी। अगर मईशत ही नहीं होगी तो डिफेंस कैसे होगा? जो डिफेंस है वो भी तो मईशत पे चलता है ना। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की हर फौज ये चीज समझ गई है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग भी ये समझ जाएंगे बिलाखिर। मगर आपने तो खुद ही कॉलम में लिखा है ना कि मईशत में बेहतरी की वजह से इलेक्शंस ताखीर का शिकार हो सकते हैं, तो फिर मईशत जो है वो तो बगैर जमहूरियत, तो मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है ना, बेहतर हो रही है। नहीं, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है ना। मतलब आप कह रहे हैं ये अफवाह है, इलेक्शन पोस्टपोन जो करना चाहते हैं। जी 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 जी, ये मैंने तो यही कहा ना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये वजूहात है। आप ये कह रहे हैं कि ये अफवाह वो फैला रहे हैं, ये जो आपने लिखा है ना कि अफवाह ये है। मेरा ख्याल नहीं, वो डिस्कस हो रहा था, हम साथियों का काम है कि जो चीज डिस्कस हो रही है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, पब्लिक नोटिस में लाई जाए। तो फिर वो अफवाह तो नहीं हो सकती ना राय साहब, ये तो खबर हुई ना फिर। अभी तक खबर उस दिन बनेगी ना जिस दिन ऐलान होगा। चले सही। अच्छा राय साहब ये बताएं कि क्या मुस्तकबिल आपको दिख रहा है तहरीक इंसाफ का? और आज की ही खबर है कि जो कि तर्जुमान ने जिसकी तरदीद कर दी है कि इमरान खान साहब जो है वो शायद पार्टी के चेयरमैन के ओहदे के लिए पार्टी का इंतखाब न लड़े, और एक नाम आ रहा है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का। बहरहाल तर्जुमान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक पार्टी से नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि अगर कोई वकील साहब आ जाते हैं चेयरमैन पीटीआई के तौर पे, तो क्या मुस्तकबिल है इस सियासी जमात का, और फिर खुद चेयरमैन पीटीआई का क्या मुस्तकबिल? नहीं, मेरा ख्याल है कोई मारूफ नाम आना चाहिए। और दूसरी ये है कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी मुश्किल में आई ना। नहीं, मारूफ नाम से मुराद है शाह महमूद कुरैशी हैं, और जो उनके अभी भी लायल लोग हैं उनमें से किसी को लाएं, ताकि जो है एक परवेज़ लाई हैं और इस तरह के लोग हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि देखें, पीपल्स पार्टी ने जब वो मुश्किल में आई जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम को आगे ले आए थे चेयरमैन के तौर पे। नून लीग ने राजा ज़फ़रुल हक को, जिनके 2 बच्चे फ़ौज में थे, सारी आर्मी सारे लोग फ़ौज में थे उनके इर्द गिर्द, उनको ले आए थे चेयरमैन अच्छे वक्तों में। तो पार्टियां अपनी स्ट्रेटेजी बनाती रहती हैं हालात के मुताबिक। तो अगर पीटीआई भी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाए तो कोई हरज नहीं है। असल बात तो है इस मुश्किल वक्त से निकलना। वो कैसे निकलते हैं, इसके लिए उन्हें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी जो भी बना लें, जो लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी, शायद किसी को अक्सरियत भी ना मिले अगले इलेक्शन में अगर होते तो ये हकीकत है कि शायद किसी को अक्सरियत भी ना मिले और हंग पार्लियामेंट हो। देखिए, 2 इसमें मैं गुजारिशात करना चाहता हूँ, बड़ी अपनी हम्बल। पहली तो ये है कि यस, मुक्तदरा के जो लोग हैं और जो इस वक्त की हुकूमत के लोग हैं, उनका यही ख्याल है कि अगली पार्लियामेंट हंग होगी, और जिसमें जो है वो 80-85 सीटें नून जीतेगी और 50-60 सीटें जो है पीपल्स पार्टी जीतेगी, और ये दोनों मिलके हुकूमत बनाएगी। ये मैं अपने कॉलम में इसी तरह ये लिख चुका हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर तो इसी तरह रिस्ट्रेंट्स रहे पीटीआई पर और थोड़ी दवाई ज़्यादा डल गई, तो फिर जो है वो नून जी जो है पंजाब से मेजॉरिटी आसानी से ले लेगी। तो आपके ख्याल में वोटर निकलेंगे, टर्नआउट ठीक रहेगा या बना दिया जाएगा, क्या होगा? देखिए, इसमें भी मेरे 2 थीसिस हैं। देखिए, 90% तो इस बारे में ये चांस है कि जो पीटीआई का वोटर है वो डरा और सहमा रहेगा। रूरल एरियाज़ में उनका धड़ा जो है उसका बड़ा आदमी जब नहीं खड़ा होगा तो वो डीमोरलाइज रहेंगे, चुनाचे नून को फ्री हैंड मिल जाएगा। लेकिन 10% चांस अभी तक, चूँकि कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई अंदाज़ा नहीं है, इलेक्शनों का इसी तरह होता है, जब करीब आएंगे तो सही जजमेंट होगी। इस वक्त तक 10% चांस इस बात का भी है
कि अचानक जो है वो पीटीआई हरकत में आए और शहरों में वोटर इसका निकल आए। और अगर वो निकल आया इसी तरह, वो हैरस ना हुआ और पीटीआई उस दिन निकल आया 8 फरवरी को, तो उससे रिजल्ट्स तब्दील भी हो सकते हैं। रिजल्ट तब्दील हो सकते हैं। आप अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, इसके बावजूद भी जी फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई का वोटर अभी भी मौजूद है, पॉपुलर पार्टी है वो, अभी भी शहरों के अंदर उनका वोट बैंक है, बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक है। मतलब बल्ले का निशान तो होना चाहिए, ऑब्वियसली बल्ले का निशान तो होगा आपके ख्याल में बैलेट पेपर पे? मेरा ख्याल है होगा, डेफिनेटली होगा, उसके बगैर कैसे इलेक्शन होंगे। मगर ज़्यादा टिकट अगर वकला साहिबान को दिए जाते हैं या पार्टी की क़यादत भी वकला साहिबान के हाथों में अगर दी जाती है, तो जो इलेक्टेबल्स हैं या सिलेक्टेबल्स जो भी कह लें, या जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं जिनका एक हल्का अहबाब है, क्या वो कोऑपरेट करेंगे पीटीआई की वकला क़यादत के साथ? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जो गांव है ना, जो रूरल पॉलिटिक्स है, वहाँ पे धड़े चलते हैं, वहाँ पे लोग धड़ों में बटे होते हैं, बल्कि वो अपनी सियासी पार्टी को भी छोड़ के जब इलेक्शन आता है ना, तो अपने धड़े के साथ जाते हैं। यानी एक बंदे के साथ हो सकता है जो धड़े का सरबराह है, उसके साथ पीटीआई के भी कुछ लोग हों, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग हों और नून के भी कुछ लोग हों। तो इस तरह चलता है वहाँ, क्योंकि तलक़ात होते हैं, उनकी थाने कचहरी की सियासत होती है, एक दूसरे से मिले होते हैं, तो बहुत। लेकिन जहाँ जहाँ टाउन होगा, जहाँ जहाँ सिटी होगा, वहाँ पार्टियों का वोट बैंक होगा। अगर जहाँ पे सिटी आएगा, आप देखेंगे कि वहाँ अगर खंबा भी खड़ा होगा तो पार्टी को वोट मिल जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ देहात शुरू होंगे या देहात का असर शुरू होगा, वहाँ जाके धड़ा बन जाएगा। और शायद ये भी वजह है कि इलेक्शंस जो हैं बर वक्त ना हो। मेरा ख्याल है कि ये खदशा मौजूद है कि अभी पीटीआई जो है उसकी अभी पीटीआई के चांसेस हैं कि वो रीएमर्ज कर सकती है, उसके अभी सारी हैंडलिंग शायद नहीं हो सकी। तो ये भी एक वजह है कि इलेक्शन जो है वो शायद वक्त पे ना हो। तो बकौल आपके, अगर इतनी खुल्लम खुल्ला सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, तो हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? ये सवाल मैं इसका जवाब आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद लूँगा। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में सोहेल वरायत सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वरायत साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है कि पीटीआई का बकौल आपके तदारक करना भी ज़रूरी है और शायद ये वजह भी बन जाए इलेक्शन में ताख़ीर की। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे फिर आईनी इदारे क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ नहीं देख रही, इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ नहीं देख रहा। आपके ख्याल में वो जानते बूझते हुए खामोश हैं? ये तो मतीउल्लाह जान साहब खुद बता सकते हैं, ये ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं। हमें तो तवक्कुआत हैं कि वो नहीं ऐसा होने देंगे। आपको तवक्कुआत तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या होगा? क्या चीफ जस्टिस काजी फाजीसा जो हैं वो कोई भी वजह कबूल कर लेंगे इलेक्शन में ताख़ीर की? क्योंकि जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें तो उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अगर कोई बात भी करेगा, ख़दशात का इजहार भी करेगा, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और रिमार्क्स की हद तक उन्होंने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपके ख्याल में अब ये कोई वजह बन सकती है? और क्या इलेक्शन कमीशन, जिसने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अब शेड्यूल का ऐलान करने का ऐलान कर दिया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है? मेरा ख्याल है कि मैंने ये लिखा भी है और दोबारा भी कह देता हूँ कि इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट तो अदलिया ही है। क्योंकि अहले सियासत तो शायद मान जाएंगे और मसला जो है उनको यही है कि अदलिया कैसे मानेगी। अदलिया ही सबसे बड़ी रुकावट है और होना भी चाहिए। ठीक। अच्छा वरायत साहब, हमने दो जमातों की तो बात कर ली, बड़ी जमातों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है एक बड़ी संजीदा जमात है और हाल ही में इतनी बड़ी जमात है कि उसके अंदर भी बज़ाहिर जो हैं वो कुछ इख्तलाफात की ख़बरें या तासुर सामने आया। बिलावल भुट्टो ने 70 साल बाबों से अपील की कि वो सियासत से को छोड़ दें, जिस पे जरदारी साहब ने कहा कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग हैं और उनको टिकट भी वो देंगे। वो मसला तो शायद हल हो गया है, मगर आपके ख्याल में इस इलेक्शन के अंदर जो सियासी और नज़रियाती क़यादत है पीपल्स पार्टी की, क्या वो बिलावल भुट्टो के पास होगी या
आसिफ अली जरदारी साहब के पास? देखिए, लोग तो जाहिर है बिलावल भुट्टो को आइडियलाइज करते हैं। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी का जालो तो बिलावल के साथ है, लेकिन बिलावल का कंट्रोल जरदारी साहब के पास है। तो आपको पता है जिसके पास फाइनेंशियल कंट्रोल होता है उसी के पास कंट्रोल होता है। बिलावल साहब के पास तो अपने पैसे नहीं हैं, जरदारी साहब के ही सारे पैसे हैं जो वो पार्टी पे खर्चते हैं या आते जाते हैं। तो जब तक उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल है तो बिलावल साहब की आज़ादियाँ महदूद हैं। बिलावल साहब आप समझते हैं कि इस तरह खुल के नहीं खेलेंगे? और वैसे भी अभी एक और बयान भी आया है कि पीपल्स पार्टी के वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ही होंगे। तो मेरे ख्याल में इससे तो तमाम शकूक और शुबात अब दूर हो जाने चाहिए। और कितने देखें, बाप बेटा हैं, वो आपस में सेटल कर लेते हैं, आपस में बैठ के सेटल कर लेते हैं। अगर कोई इख्तलाफ भी हो तो ज़ाहिर है मफादात दोनों के एक हैं। तो ये निके और निके दे अब्बा के खिलाफ तो है नहीं कि सेटल नहीं हो पाएंगे। जी। अच्छा, हम बातें अभी दो नई जमातें जो बनाई गई हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखें, जाहिर है ये भी सारे जो हैं इनकी पार्टी का वोट बैंक तो है नहीं। ये दोनों पार्टियों का ना कोई बयानिया है ना कोई वोट बैंक है। हाँ, धड़े हैं, मुख्तलिफ लोग हैं इलेक्टेबल्स इनके साथ। वो कुछ जीत जाएंगे, कुछ KPK से जीत जाएंगे, कुछ पंजाब से जीत जाएंगे। वो कितने जीतते हैं ये डिपेंड करता है इलेक्शन की क्या सूरत हाल होगी, कितना इलेक्शन सियासी होगा, कितना गैर सियासी होगा। अगर इलेक्शन बहुत ज़्यादा सियासी हो गया और तो फिर जाहिर है इनकी स्पेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन इसी तरह ठंडा मट्ठा रहा जैसे आजकल है तो फिर इन लोगों के चांसेस होते हैं कि ये जीत जाते हैं। ठीक। अच्छा, एक और अहम मामला, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मक्तदर हलकों की, तो मक्तदरा की, तो ये जनरल मुशर्रफ का जो ट्रायल हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में, आपके ख्याल में ये एक आइनी जिम्मेदारी थी या सियासी गलती थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आइनी जिम्मेदारी थी। मैं तो कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि आज तक के जितने माजी के भी जर्नैल हैं उनका भी ट्रायल होना चाहिए। मार्शाल्लाह, जब आइन के आर्टिकल 6 मौजूद है तो वो किस लिए है? तो आइन के आर्टिकल 6 पर अमल होना चाहिए। मगर आपके ही आर्टिकल में जनरल राहिल शरीफ के 60 करोड़ डॉलर्स के जहाज़ के तोहफे की बात की गई, बल्कि इंकशाफ किया गया। तो ये तोशा खाना में रखा जाना चाहिए था इस जहाज़ को। उस जहाज़ का हुआ क्या, बना क्या, वो इस वक्त कहाँ है? जनरल राहिल शरीफ साहब, मुझे इल्म नहीं है मेरा ख्याल है यही होगा कहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो ये बताया गया था नवाज शरीफ साहब से, और उनके सोर्सेज ने मुझे बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा कि ना ले। उन्होंने बाकायदा उनको बुला के कहा कि ना ले, लेकिन उन्होंने ले लिया था। और फिर नवाज शरीफ साहब चुप कर गए। नवाज शरीफ साहब क्या करते जो अब कर रहे हैं, तो अब भी आपको एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। वो कैसे इमरान खान के हक़ में बयान दे दें? अब भी तो खामोशी बेहतर नहीं है? मतीउल्लाह जान साहब, देखें, अगर उन्होंने उस वक्त आवाज़ बुलंद की थी तो वो ठीक है, अब भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि कोई वो तलवार लेके निकल पड़े। हम तो ये कहते हैं कि अपन बात मॉरल स्टैंड की है। मॉरल स्टैंड तो ठीक रखें, असूलों पे तो चले। कोई ये नहीं कहता कि भाई आप हर बात पर लड़ने निकल पड़े, लेकिन असूल तो वाज़े होने चाहिए ना। ठीक। आप ये कह रहे हैं कि मकबूलियत और कबूलियत के तने में रस्से के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो छलांगे मारते हुए जाएं। नवाज शरीफ साहब देखें, वोट को इज्जत दो की हमेशा बात करते थे, लेकिन जाहिर है उन्होंने, हमें पता है उनकी सियासत का कि वो एक तरफ लड़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने सुलह का दरवाज़ा भी खुला रखा होता है। और यही वजह है कि वो बार बार कामयाब हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छा वरायत साहब, अब हम थोड़ा सा अपना मीडिया की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि खबर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है उसके ऊपर सुहेल वरायत साहब का तज्जिया क्या है?
मेरा ये ख्याल है कि बड़ा ड्रामाई इंटरव्यू था, बड़ा मेरा ख्याल है बड़ी व्यूअरशिप होगी, ये हर कोई करना चाहता था, तो शाहजेब साहब ने कर लिया। तो मुझे तो उसमें ये नहीं लगता कि जिस तरह से आपने पहले एक मॉरल सवाल उठाया था कि जो लोग किसी की कैप्टिविटी में हैं या किसी की रेस्ट में है, क्या खावर मानिका पे वो अप्लाई होता है या नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि वो उन पे अप्लाई होता है, कि क्योंकि वो काफ़ी दिन पहले ज़मानत पर रिहा हो चुके थे, और अगर उनके ख्यालात तब्दील होने थे तो वो हो चुके थे। लेकिन ये सवाल मेरा बहरहाल उस पर ज़रूर खड़ा हुआ कि क्या वो पहले सही कह रहे थे या अब सही कह रहे हैं। पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी को भी फरिश्ता कहा था और बहुत तारीफ़ें की थी, और अब उन पे जो है वो इल्ज़ाम लगा दिए। तो मुझे तो लगा कि ये वाला इंटरव्यू सही है, ये ज़्यादा इंसानी जज्बात के करीब लगा था। वो तो फरिश्ता सिफ्ती लगी थी कि वो मुझे यकीन नहीं आया था। अगर आपको खावर मानिका साहब मिल जाते एक दिन जियो के साथ के प्रोग्राम के लिए, तो आप उनसे क्या सवाल करते? जाहिर है वही सवाल करते, शायद कोई आपकी मदद ले लेता और दिलचस्प सवाल बना लेता। तो वो आपका बड़ा मशहूर एक सवाल है ना कि आपने इश्क तो किया होगा। तो मेरे ख्याल में इसमें चाहे वो तो उन्होंने कहा ना, वो तो उन्होंने कहा ना कि मेरी बड़ी अच्छी निभ रही थी, बड़ी अच्छी निभ रही थी। बहरहाल एनीवे मेरे ख्याल में अब तो आपके जहन में बहुत से सवालात आ रहे होंगे, अगर खावर मानिका साहब अभी भी आपको अगर एक मौका दे दें। मगर एक और इंटरव्यू के बड़े चर्चे हैं, मलिक रियाज साहब के सुना है इंटरव्यू कोई आ रहा है नहीं आ रहा, और आपके ख्याल में उनका क्या किरदार होगा आने वाले वक्त में? वो जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके अंदर, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बग़ैर पैसे हुकूमत पाकिस्तान को लौटा दी है, मगर केस जारी है। मैंने मलिक साहब से किसी अपने दोस्त के ज़रिए, जो उनका दोस्त है, पूछवाया था कि क्या आपने कोई इंटरव्यू दिया है। तो अगरचे जावेद चौधरी साहब ने 2-3 किस्तों में उस इंटरव्यू की तफसीलात बताई हैं, लेकिन जो मलिक साहब ने मुझे पैगाम पहुँचवाया है वो तो ये है कि मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन जावेद चौधरी साहब उनके बहुत ज़्यादा करीब है मेरे से, मैंने तो बिल वास्ता पता कराया है। तो अब ये भी नहीं यकीन करने को दिल करता कि उन्होंने नहीं इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे पैगाम यही आया कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, और वैसे तो इंटरव्यूज़ तो जनरल बाजवा साहब ने भी शायद दिए हैं, और बाद में उन्होंने कहा मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिए। लेकिन आपके ख्याल में उनका क्या मुस्तकबिल है मलिक रियाज साहब का पाकिस्तान में? देखिए, मैं उनसे मिला था कोई 2 महीना पहले मैं दुबई में उनसे, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे ये कहा जा रहा है कि वादा माफ़ गवाह बनो। तो मैंने कहा कि मैं किस किस का वादा माफ़ गवाह बनूंगा। ठीक है, तो मैं तो वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर गवाही दे दी तो कोई भी माफ़ नहीं करेगा। सिर्फ वादा ही होगा माफ़ी का। तो मतलब ये तो वाकई बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। आखिर में क्विकली, शहजाद अकबर साहब पे तेज़ाबी हमला हुआ है लंदन में, तो ये मामलात इस हद तक अब चले गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? और यहाँ बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर भी बड़ा एहतजाज हुआ अडयाला जेल के बाहर, तो ये आपके ख्याल में कौन करा सकता है? ये तो नहीं पता, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये कोई सिलसिला आपसे शुरू नहीं है। मुझे तो सनम भुट्टो ने बताया था कि जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई तो रात को हमारे दरवाजे भी आके कोई खटखटाता था, और जब हम बाहर निकलते थे तो कोई नहीं होता था। तो ये तो आज की बात नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग भी जज्बाती हैं, कुछ हमारे अदारे भी बेकाबू हैं, और ये सारा कुछ मिल मिला के होता है। आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो क्या इनके साथ होता रहा। तो इसी तरह अब ये जो कल हुआ है बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ, तो ये कोई ट्रेंड ना वो अच्छा था ना ये अच्छा है। ठीक, लीडरशिप को रोकना चाहिए। वन लास्ट क्वेश्चन, वन लाइनर, हमारे मुल्क में अमरीत का मुस्तकबिल कितना रोशन है? मेरा ख्याल है नहीं है। हमारे यहाँ ओवरऑल जो भी आप कहें
अल्टीमेटली जमहूरियत ही आती है, चाहे कमज़ोर जैसे भी हो। बार बार अमरीयत आई है और लोगों ने उसको हरा के फिर चाहे कमज़ोर ही जमहूरियत हो वही लेके आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ैच साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।